वकार, आपको क्या दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ी एक डेंजरस सी सूरत हाल हम देख सकते हैं कि जिसमें हम सब खुदा ना ख्वास्ता एंटर हो सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं? और अमेरिका का जो किरदार है, डोनाल्ड ट्रंप पहले किस तरह किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसमें उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो किस तरह इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह इस अटैक में इसराइल के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। आप कैसे पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? जैसे मैं अभी आ रहा था इंटरव्यू के लिए आपसे बात करने के लिए, वो इरानियन टीवी पे बात कर रहे हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को भी अब अटैक किया जा रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जैसे सब जानते होंगे पैनल पे, इज वन ऑफ द मेन न्यूक्लियर प्लांट्स इन ईरान। तो नटान्स के बाद फोर्डो इज द मेन न्यूक्लियर प्लांट एंड इट्स क्वाइट डीप। तो ये है कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जो इसराइल यूज करेगा, जो पहले हिजबुल्लाह में यूज कर चुका है, नसरुल्लाह की डेथ उसी में हुई थी, असैसिनेशन उसी में हुई थी, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स में। तो this issue of the nuclear energy, and if there is a leak from any of these plants, is obviously a very large one for the region. आपको याद होगा कुछ महीने पहले कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू में यही बात की थी कि if there is an attack by Israel on any nuclear sites of Iran, that will have ramifications obviously throughout the region. GCC ममालिक जो हैं are just across the water, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके ramifications क्या होंगे। Now as far as American role जो इसमें है वो यही है ना कि पहले भी we've been here before। जब मैं ईरान में था, I was in Iran for 13 years। previous जो nuclear deal जब sign हुई थी first round में रूहानी administration के दौरान, सब लोग यही कह रहे थे कि Iran was played, that the Americans made a fool of Iran by promising things but not obviously, fulfilling those promises. Abhi yehi hua hai. अभी एग्जैक्टली यही हुआ ना, I was about to say the same, कि अभी क्या हुआ? Tried the carrot and stick approach, right? So he tried the carrot first by saying कि आप आइए talks में, आइए ओमान में हम मिलते हैं, हम कुछ deal करते हैं। But at the same time, he was essentially giving Israel time to prepare, because obviously ऐसे इतनी detailed or organized attack takes time to be able to fulfill. अंदर से आपको पता है कि there must have been very high infiltration within the very high ranks of the military in Iran and the IRGC to be able to carry out such an attack. Without inside information, ये attack नहीं हो सकता था। तो that all took time. So I feel like the Iranians did to a certain extent get played, मगर अब आगे देखना पड़ेगा कि how the Iranians exactly attack। कहे जा रहे हैं कि we will respond। They've spoken about drones that have possibly been sent, मगर उसके अभी तक कोई effects or consequences नजर नहीं आए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप चूंकि ईरान में भी 13 साल तकरीबन रहे, यू जस्ट मैंशनड दैट, और मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ वकार, इसी सवाल से हम वापस आएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर किस हद तक लगता है ईरान की जानिब से, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब इब्राहिम रईसी जो थे सदर, उनको किस तरह शहीद किया गया, और अभी भी देखा जाए तो आप देखें कि आपके पासदारान इनकलाब के जो सरबरा, फिर आपके 3 कमांडर्स इंक्लूडिंग चीफ, उसके बाद आपके 6 साइंसदान, इन सबको शहीद कर दिया गया। तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर जो था वो ईरान की तरफ से नहीं था? उनको कुछ समझ नहीं आया? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपका भी बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वकार रिजवी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबकी इजाज़त से मैंने वकार के लिए एक सवाल छोड़ा था, तो वकार को चूंकि इजाज़त भी लेनी है, वकार ने जाना है कोई 7-8 मिनट के बाद किसी और चैनल पे, बल्कि खालिद साहब आपने भी कहा था कि मुझे ज़रा जल्दी छोड़ दीजिएगा, और मुनीब हमारे साथ होंगे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा भी होंगे, और 2 मेहमान और भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं जल्दी से वकार ज़रा आपका टेक लेना चाहूँगी इस पर, कि जो मैंने सवाल छोड़ा था मैं ज़रा दोहरा देती हूँ जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है सुनो न्यूज़ को, कि ईरान की जानिब से कितना बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर था। क्योंकि आप ये देखें कि आपके 3 कमांडर्स, उनको शहीद कर दिया गया, उसके अलावा 6 साइंसदानों को शहीद कर दिया गया, पासदाने ने इनकलाब के सरबरा, मतलब इंक्लूडिंग चीफ, 3 कमांडर्स। तो ये कोई छोटा हमला नहीं था। तो मेरा तो मानना ये कि जब तक अंदर से बैठ के कोई, काली भेड़ का लफ्ज में इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, कोई ब्लैक शिप अंदर मौजूद होंगे, अंदर से बैठकर कोई इस हद तक रिपोर्टिंग ना करे, तब तक इतने अंदर तक जाके कोई अटैक नहीं कर सकता। जी, I completely agree. इसमें definitely inside job था, काफी हद तक, and as I said, काफी senior level तक probably inside agents हैं इसराइल के या अमेरिका के, दोनों के possibly हो सकते हैं, and without them, of course, their guidance and help ये नहीं हो सकता था, because obviously, as you can imagine, Natanz और Fordo जो facilities हैं, because they are so sensitive, आप खुद ही imagine कर सकते हैं, airspace around them should be very tightly controlled as well. So the fact that the Israelis continue to be able to attack and get through the airspace defenses जो भी अभी उन areas में specifically हैं ईरान के, that's very telling as well. कुछ ना कुछ
बिहाइंड द सीन्स हो रहा है जो हमको ऑब्वियसली बताया नहीं जा रहा है। बट इसलिए भी हम लोग इसलिए सुनते रहते हैं हर कुछ महीने पे ईरान में कि एजेंट्स पकड़े गए हैं, एजेंट्स अरेस्ट हुए हैं। आपने भी I'm sure रिपोर्ट किया होगा इस बारे में कि एजेंट्स आर ऑलवेज बीइंग कॉट। तो दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग। आपको पता है कि ईरान ने भी यही रिसेंटली किया था, जो thousands of documents जो ईरान को मिले अबाउट Israel's nuclear weapons program, वो भी थ्रू एजेंट ही थे। 2 एजेंट्स जो पकड़े गए विद इन Israel। सो आई थिंक दिस इज अ बैक एंड फोर्थ गेम। ये सिर्फ यूनिक नहीं है टू ईरान। Yes, of course, intelligence failure है, मगर I don't want to just sound like I'm bashing the Iranians either. This is the game, this is the world we're living in now. Obviously, intelligence and inside agents play a huge role.